नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। इसमें हमारी सीरीज चल रही है इस समय संडे समरी सीरीज़ फॉर रीट, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में समाहित किए जा सकते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का जैसे आप देख पा रहे हैं मौर्यकाल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें तो समय खराब नहीं करते हुए शुरू करते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक, ध्यान से सुनते चलिए, याद हो जाएगा एक बार में ही। मेगास्थनीज बिल्कुल ही समेरी रूप में देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए, समझ में आएगा आसानी से। और इसी पुस्तक में इनके नगरीय प्रशासन की भी जानकारी मिलती है कि नगर की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, इसी पुस्तक में है। फिर हम देखते हैं इसमें कि मौर्य की वृद्धावस्था में जो भद्रभाहु के साथ तपस्या करने गए थे वो कहाँ गए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य तपस्या करने कहाँ गए थे? श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में, भद्रभाहु के साथ। भद्रभाहु के साथ तपस्या करने गए थे। भाई समेरी का मतलब ही होता है कम समय में अधिक समेट पाना। इसमें फिर हम देखते हैं आगे कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी लिपि में है? तो अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। अधिकांश लेख इनके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो इस तरह से ही इनको समेरी रूप में हम पढ़ते चलेंगे। अशोक के समय पाटलिपुत्र में जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कौन सी थी? अशोक के समय पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हुई थी, वो संगीति हुई थी, वो कौन सी थी? तीसरी। परीक्षा नज़दीक है, समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा स्पीड आप भी बूस्ट करिए और हम भी प्रयास करेंगे आपके साथ। तो अब हम देखते हैं मौर्य काल में जो प्रचलित प्रणाली थी या सिक्का था विनिमय के लिए, वो कौन सा था? या फिर हम कह सकते हैं मौर्य काल की मुद्रा। मौर्य काल की मुद्रा थी पण। बिल्कुल ही शॉर्ट में लेके चलेंगे जिससे आप कम समय में अधिक से अधिक दोहरान कर सकें। फिर हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा जो इनके स्तंभ थे, जैसे सांची का जो लघु स्तंभ था वो कहाँ पर है? सांची का लघु स्तंभ नेपाल। काफ़ी शॉर्ट प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसी तरह से सारनाथ का लघु स्तंभ इलाहाबाद।
फिर इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से आता है कौशाम्बी और रुमिनदेई। कौशाम्बी का लघु स्तंभ हम जानते हैं वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में। इस तरह से थोड़ा सा सही कर लेते हैं। वाराणसी में है और रुमिनदेई का लघु स्तंभ है हमारा रायसेन में। तो ये 4 मुख्य लघु स्तंभ के प्रश्न हैं। इसके बाद हम इसमें एक आता है सबसे मुख्य, कलिंग का जो नरसंहार हुआ था अशोक के समय में, कलिंग का नरसंहार हुआ था। कलिंग नरसंहार कौन से शिलालेख में उल्लेख है इसका? 13वें शिलालेख में। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया गया? तो मास्की और गुर्जरा। ये मौर्य सम्राट अशोक का नाम कौन से अभिलेख में मिला है? इनका नाम मिला है मास्की और गुर्जरा में। इन अभिलेखों में इनके नाम का उल्लेख है। फिर हम देखते हैं कि हमारे थोड़ा सा इसमें जो सेल्यूकस के राजदूत भेजा था सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में, उनका नाम क्या था? मेगस्थनीज। और प्रारंभ में इनका नाम हमारे आया ही। इनकी जो पुस्तक थी इंडिका और उसमें था नगरीय प्रशासन का उल्लेख। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि राजनीतिक जीवन में उन्होंने हिंसा के त्याग का सिद्धांत सबसे पहले सामने रखा था अशोक ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था उन्हें क्या कहते थे? इनके में विशेष ये है, उसको कहते थे शीताध्यक्ष। इस तरह से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको छांटने का प्रयास किया है जो आपके लिए काम आ सकें। फिर आता है हमें अमित्र घात के नाम से कौन सा मौर्य राजा जाना जाता है? यानी कि मौर्य राजा के मतलब जिनको अमित्र घात की उपाधि दी थी। अमित्र घात के नाम से जो मौर्य राजा थे वो थे हमारे बिंदुसार। अब आप इसका चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा साइड में हो जाता। अब अगला प्रश्न आ रहा है महत्वपूर्ण हमारा,
चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को परास्त किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के घनानंद को पराजित किया था। कहीं कहीं पर ये धनानंद भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज ना हो। अब हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न हम कह सकते हैं कि मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमि कर था, यानी कि भूमि कर कहलाता था। भूमि कर मौर्य काल में भाग क्या कहलाता? भूमि कर भाग, यानी कृषक जो खेती वगैरह करते थे उसका जो भूमि कर था उसे कहते थे भाग। अब देखते हैं हम इसमें कि प्रांतीय शासन का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, यानी राज्य व्यवस्था या प्रांतीय शासन बिल्कुल ही शॉर्ट किए हैं अच्छी तरह से प्रश्न, जिससे आपके लिए काफ़ी अच्छा वो काम आ सके। तो वो मिलता है, प्रांतीय शासन का उल्लेख सबसे बेहतर मिलता है मौर्य काल में। अब इसमें एक प्रश्न आता है हमारे, हमने सुना होगा कि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विषय है राजनीति। राजनीति आधारित है पुस्तक उनकी। इस तरह से काफ़ी कुछ सॉरी थोड़ा सा इसमें राजनीति के बाद चलते हैं हम। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 8वें वर्ष में किस राज्य पर आक्रमण किया जिसमें भयंकर नरसंहार हुआ था? तो वो 8वें वर्ष में था। कलिंग युद्ध उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किया था, और उनके ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। इसके बाद आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, सुदर्शन झील का निर्माण किस के शासनकाल में करवाया गया? सुदर्शन झील का निर्माण ये करवाया गया था समुद्रगुप्त के शासनकाल में। सुदर्शन झील काफ़ी अच्छी झील है। और फिर इनमें आता है हमारे अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा को। कभी कभी हम ज़्यादा गहराई में डूबे रहते हैं और प्रश्न आते हैं ऊपर ऊपर से, तो प्रयास वही है। इसके बाद हम देखते हैं कि चाणक्य की जो पुस्तक थी
उसका मुख्य पुस्तक थी उनकी अर्थशास्त्र। और इतिहास में हम देखते हैं कि पहला शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी वो अशोक थे। और इनमें और विशेषताएं आती हैं कि इनके जो सम्राट अशोक के बारे में कि उस समय कलिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक के समय का कलिंग था अब जो तटवर्ती उड़ीसा है, या फिर हम कह सकते हैं कलिंग वर्तमान में स्थान कौन सा है? तटवर्ती उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का समुद्र तटीय जो किनारा है वो है इसका कलिंग का प्राचीन भाग। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि कलिंग के युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने क्या निश्चय किया था कि अब भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा। और फिर ना तो उन्होंने जीवन में कोई युद्ध किया, 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया, उसके बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया। फिर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इनके अशोक के जो अभिलेख हैं उनको पढ़ने में सबसे पहले किस विद्वान ने सफलता हासिल की थी? तो वो है जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि में थे तो उनको सबसे पहले सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे वो पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप। और ये पढ़े भी किस सन में थे? उन्होंने 1837 ईस्वी में। किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। कुछ अभिलेखों में 20-20, 25-25 वर्ष तक लग जाते हैं कि ये भाषा का ये अक्षर है, आगे जाकर उसका अर्थ कुछ और निकल सकता है। अब इसमें एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न ही कह सकते हैं इसको भी, कि जैसे हमारे कुछ इनके जो अभिलेख मिले हैं, सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं, उनमें से और कहाँ कहाँ पर हैं? जैसे शाहबाजगढ़ी का अभिलेख, शाहबाजगढ़ी का अभिलेख ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कौन से? पेशावर ज़िले में। पाकिस्तान के पेशावर में। तो ये काफ़ी ऐसे हैं जो भारत से बाहर भी हैं। तो बौद्ध धर्म का प्रचार उस समय काफ़ी अच्छा था। मानसेहरा है, मानसेहरा अभिलेख, ये कहाँ मिला है? ये भी पाकिस्तान के हजारा ज़िले में मिला है। फिर हम इसमें देखते हैं एक इनका अभिलेख है कलसी। कौन सा? कलसी। ये मिला है उत्तरांचल के देहरादून, उत्तरांचल के देहरादून ज़िले में, या फिर देहरादून ही लिख लीजिए, सभी जानते हैं ये देहरादून। देहरादून ज़िले में मिला है कलसी अभिलेख। और गिरनार का अभिलेख मिला है गुजरात के काठियावाड़ में।
तो ये काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको प्रयास किया है। अब फिर हम इसमें देखते हैं कि बिंदुसार के पुत्र कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न घुमा दिए जाते हैं। ज़्यादा आपसे बातें नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपका कम समय में अधिक से अधिक दोहरान हो सके। इसके बाद जो ग्रीक शासक थे सेल्यूकस, उनको किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ग्रीक शासक मतलब ग्रीक शासक जो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप दोहरान कर सकें। अब देखते हैं सारनाथ में जो अशोक स्तंभ मिला है उसमें कौन से पशु अंकित हैं? सारनाथ स्तंभ पर पशु कौन से हैं? बैल और सिंह, शेर। अब इसमें आता है हमारा अगला प्रश्न कि अशोक स्तंभ में या सारनाथ स्तंभ में जो चक्र बना हुआ है उसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। और मौर्य वंश के ये तो आपको याद रहेगा क्योंकि अब अपने तिरंगे में जो चक्र है वो इसी से लिया गया है और उसमें भी 24 तीलियां हैं। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके राजनीतिक गुरु थे विष्णुगुप्त। तो हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त। इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे विष्णुगुप्त। अब आता है हमारे कुछ इस समय के पुस्तकें हैं जिनमें इनका वर्णन मिलता है या फिर इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसे अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य द्वारा। और जो हमारे इंडिका पुस्तक थी मेगस्थनीज ने लिखी थी। दोबारा से प्रश्न आ गया है लेकिन लिख लेते हैं, चलिए। इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज। फिर इसमें आती है हमारे मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त ने लिखी थी। और एक पुस्तक है हमारे परिशिष्ट पर्वण। इनके लेखक थे हेमचंद्र। अब थोड़ा सा आपके लिए मैं मार्क कर देता हूं। परिशिष्ट पर्वण के लेखक हेमचंद्र, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो अब तक काफ़ी आ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है
तो थोड़ा सा निगाह में रखें। फिर हम देखते हैं इसमें और भी कुछ प्रश्न हैं कि दिव्यावदान के अनुसार हम माने तो अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था। यानी दिव्यावदान के अनुसार बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को किसने दी थी? उपगुप्त ने। उपगुप्त जो एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने इसकी दीक्षा दी थी। और फिर आता है कि हमारे कौन से अभिलेख में स्पष्ट रूप से बुद्ध, धम्म और संघ का अभिवादन करता हुआ बताया गया अशोक को? ब्रह्मगिरी शिलालेख में। कौन से में? ब्रह्मगिरी शिलालेख में। अशोक द्वारा बुद्ध, धम्म यानी कि जो धम्म पिटक हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में आपके लिए, और संघ उसका होता था एक स्थान विशेष। इनकी जो अशोक ने स्पष्ट रूप से अभिवादन किया है वो है ब्रह्मगिरी अभिलेख। इसी तरह से और इसमें कुछ जो घटनाएं हो रही हैं कि मौर्य काल के जो आहत सिक्के हैं, यानी पंचमार्क जिन पर कुछ निशान अंकित हैं, उन्हें कर्षण कहा जाता है। तो मौर्य काल के आहत सिक्के क्या कहलाते हैं? कर्षण। तो ऐसे प्रश्नों को छांट करके प्रयास किया है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं, जिनमें से आवृत्ति की संभावना अच्छी है। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें ऐसे प्रश्न आते हैं तुलनात्मक रूप से कि इनके महत्वपूर्ण अभिलेख इतने हैं, लेकिन ऐसा कौन सा है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख है? तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें हमारे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख है, वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें हम कड़ी में आगे बढ़ते हैं अब कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल उन्होंने किसको नियुक्त कर रखा था? वैश्य पुष्यगुप्त को। नाम बड़ा अटपटा सा है, वैश्य पुष्यगुप्त। वैश्य यानी कि व्यापारी। पुष्यगुप्त एक व्यापारी थे जिनको सौराष्ट्र का राज्यपाल उन्होंने बनाया हुआ था। अब यूनानी आर्मी
या अरामाइक भाषा में खुदा हुआ कोई द्विभाषी अभिलेख है, वो है कंधार में द्विभाषी अभिलेख। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो है अपने द्विभाषी अभिलेख है कंधार में। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। अब इसमें एक अंतिम प्रश्न कह सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न के मौर्य साम्राज्य को अंततः नष्ट किया पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य साम्राज्य का अंत किया। पुष्यमित्र शुंग। इनके द्वारा इस साम्राज्य का अंत किया गया। तो आपके लिए मेरे चैनल पर ये एक समरी संडे समरी फॉर रीड एक सीरीज़ का एक भाग तो आपके लिए काम आ सका। मैं कोशिश करूँगा और भी इसको ज़्यादा फिल्टर करके छोटा करने की, जिससे आपके लिए उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके काम आ सकें। तो बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस पर और प्लीज़ सब्सक्राइब करके थोड़ा मोटिवेशन कीजिए।